Hello students, from chapter reproduction. In last lecture we have discussed about some concepts and MCQs. Today we are going to study some more MCQs and related concepts. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या MCQs आज हम देखेंगे. ठीक है. रिप्रोडक्शन यानी ये चैप्टर जो है ये है लाइफ प्रोसेस 2. ठीक है. दिस इज लाइफ प्रोसेस 2. यहाँ पर लिख देता हूँ लाइफ प्रोसेस पार्ट. ठीक है. Question number first. In human female, menstruation is triggered by an abrupt decline in the amount of hormone. यानी menstruation जो होता है ह्यूमन फीमेल में वो कौन से हार्मोन की डिक्लाइन की वजह से होता है? Abrupt decline in the hormone. Which hormone results into menstruation, that is bleeding. Bleeding जो फेज होता है किस हार्मोन के अब्रप्ट डिक्लाइन की वजह से होता है? ठीक है. तो हमने देखा था कि वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है वो हार्मोन अगर एकदम से कम हो जाता है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो सकता है. जैसे कि प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. तो क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम ऑप्शंस भी चेक करेंगे. इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन is triggered by an abrupt decline in the amount of hormone डैश. कौन से हार्मोन की वजह से ये होता है? तो ऑप्शंस गिवन आर ALH, B एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, C प्रोजेस्टेरॉन and D is FSH, follicle stimulating hormone. देखो LH हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन. LH जो होता है वो LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन. एस्ट्रोजन हार्मोन it is sex hormone which is responsible for the growth of the follicles. फॉलिकल की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. और फॉलिकल्स इसके सीक्रेट भी करते हैं. ठीक है. एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स also, so it is a sex hormone. Progesterone is the pregnancy hormone which maintains the pregnancy, maintains endometrium. If the levels of progesterone declines, the endometrium falls off and it results into menstruation. तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल अगर कम हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन होता है. सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, मेंस्ट्रुएशन इज ट्रिगर्ड बाय एन अब्रप्ट डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. Now what is the function of FSH? FSH is secreted by pituitary gland. It is follicle stimulating hormone. जो immature follicle है उसको stimulate करके वो develop follicle में convert करता है. Hormone is FSH. ठीक है. So these three hormones have different roles than menstruation. Progesterone is responsible for menstruation and to maintain the pregnancy. ठीक है. उसके high levels अगर होंगे तो pregnancy maintain होगा, नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुएशन होगा. ठीक है. एंडोमेट्रियम फॉल करेगा. सो आंसर इज सी प्रोजेस्टेरॉन. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डैश इज अ सेक्स gland which contributes fluid containing sugar fructose. Dash is a sex gland
which contribute for the sugar fructose that provides spermatozoa energy for swimming, that provides spermatozoa energy for swimming in the vaginal fluid in the vaginal ट्रैक। तो वेजाइनल ट्रैक में वो कौन सा हार्मोन होता है, वो कौन सा ग्लैंड होता है जो कि फ्रुक्टोज को सिंथेसाइज करता है, प्रोवाइड करता है। तो फ्रुक्टोज प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन मेल में, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। फर्स्ट ऑप्शन इज काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। B is prostate gland. C option given is the seminal vesicles. Seminal vesicles. And option D is preputial gland. Preputial gland. ठीक है। काउपर्स ग्लैंड जो होता है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है मेल में। इट ऑल्सो सिक्रीट्स अ सिक्रीशन बट इट डज नॉट सिक्रीट द फ्रुक्टोज, उसमें कोई फ्रुक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट प्रोस्टैटिक फ्लूइड विच हैज आयंस एंड इट इज अल्कलाइन फ्लूइड बट इट डज नॉट सिक्रीट फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज इसमें नहीं होता है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं फॉस्फेटेज लाइक एंजाइम्स, but उसमें fructose is absent. Seminal vesicles, it secretes the semen or fluid which is alkaline again, and it has fructose as well as prostaglandins it has. So fructose secreting gland जो होता है वो होता है seminal vesicles. Preputial gland जो होता है ये कोई gland human male reproductive system में नहीं होता है, ठीक है। So seminal vesicle is the correct answer for this question. Question number second क्या है, कौन सा ग्लैंड है जो फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजुआ को एनर्जी देने के लिए। So the answer is seminal vesicles. Question number 3. Question number 3rd. In human female a periodic ovulation stops. In human female the periodic ovulation stops. Periodic ovulation stops during pregnancy because of, it stops during pregnancy because of। तो किस वजह से पीरियोडिक ओवुलेशन जो नॉर्मली होता है हर 28 डेज के बाद जो होने वाला है वो क्यों स्टॉप हो जाता है, ठीक है। हर साइकिल में ओवुलेशन होता है ऑन 14th डे, तो वो स्टॉप क्यों हो जाता है, पीरियोडिक ओवुलेशन किस वजह से स्टॉप होता है, उसका आंसर हमें देना है, ठीक है। सो ऑप्शंस गिवन आर ऑप्शन ए absence of LH, non-formation of estrogen, absence of LH, non-formation of एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ना होने की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन सी गिवन इज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कार्पस लुटेयम, secretion of progesterone by corpus
luteum and placenta इनकी सिक्रीशन की वजह से। एंड ऑप्शन डी इज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स बाय एम्ब्रियो, प्रोडक्शन ऑफ chemicals by embryo to antagonize the FSH, to antagonize the FSH, FSH को एंटागोनाइज करने के लिए एम्ब्रियो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या है इसका सही आंसर। इन ह्यूमन फीमेल द पीरियोडिक ओवुलेशन स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ, अब जो प्रेगनेंसी होता है, कंसीव होता है, तो उसके बाद जो ओवुलेशन है वो स्टॉप हो जाता है। व्हाई डज दिस ओवुलेशन स्टॉप? Ovulation stops because of the higher level of the progesterone, which indicates that there is a pregnancy or the endometrium will not fall when there is a high level of the progesterone. तो एंडोमेट्रियम फॉल नहीं करेगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, इसका मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन होगा। ये किस वजह से होता है? हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। और इसी वजह से नेक्स्ट जो साइकिल है, जो ओवुलेटरी साइकिल है, वो भी स्टॉप हो जाता है। तो इसमें जो रोल होता है वो होता है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन अगर लेवल हाई है तो उसकी वजह से नेक्स्ट साइकिल स्टॉप हो जाता है। ऑप्शन हमें दिए हैं एब्सेंस ऑफ LH। सो LH जो होता है इसका एब्सेंस नहीं होता है, बट यस इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ LH इज नॉट करेक्ट आंसर। Non-formation of estrogen. So yes, estrogen is there. During pregnancy, levels of estrogen are there. Estrogen का level थोड़ा सा कम हो जाता है, but estrogen blood में present होता है. So this is also incorrect answer. Option. The secretion of progesterone by corpus luteum and placenta. So this is the correct option. Progesterone is the reason why the next ovulation does not occur. उसके बाद दिया है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स बाय एम्ब्रियो टू एंटागोनाइज द FSH। सो FSH सिक्रीशन होते रहता है, FSH का कोई निस्टिक इफेक्ट FSH पे नहीं होता है, ठीक है। FSH तो सिक्रीट होगा, बट FSH is secreted, the levels of progesterone maintains the pregnancy। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन है वो उसको मेंटेन करता है, इसलिए FSH का इफेक्ट ओवुलेशन पे नहीं होता या ओवुलेशन उसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। सो सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस लुटेयम एंड प्लेसेंटा इज द करेक्ट आंसर फॉर द स्टॉपेज ऑफ द ओवुलेशन प्रोसेस, पीरियोडिक ओवुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the sperm and ovum, that is egg, make different contributions to zygote. What statements about their contributions is or are true, ठीक है। तो एग और स्पर्म दोनों भी कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर zygote फॉर्मेशन। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, हमें देखना है कि उनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सो बोथ sperm and ovum make different contributions to zygote.
sperm and ovum makes different contributions to zygote. What statements about their contributions are true? What statements about their contributions are true? ठीक है, इसमें से कौन से हैं जो देयर कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ट्रू है? तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ए स्टेटमेंट है स्पर्म कंट्रीब्यूट मोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म contributes most of the mitochondria. मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया टोटली स्पर्म ही प्रोड्यूस क्या करता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया ये टोटली क्यों कौन कंट्रीब्यूट करता है? मदर सेल यानी ओहम कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। सेकंड दिया है एग कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। एग contributes most of the cytoplasm। साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है एग। फिर उसके बाद दिया है सी बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बोथ sperm and egg contributes haploid nucleus। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड डी इज बोथ sperm and egg contribute centrioles। both sperm and egg contributes haploid न्यूक्लियस। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करते हैं। सॉरी, ये लिख लिया हमने कंट्रीब्यूट्स फॉर सेंट्रियोल्स, हैप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। अब इसमें भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है? स्टेटमेंट ए एंड बी, ए एंड बी। फिर बी दिया है स्टेटमेंट बी एंड सी, बी एंड सी। सी दिया गया है सी एंड डी, सी एंड डी। और ऑप्शन डी हमें दिया गया है ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है। ये ऑप्शंस हमें दिए गए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है, उसके बाद हम ऑप्शंस में चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, स्पर्म कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वी नो दैट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जो कंट्रीब्यूशन है ये स्पर्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एग का कंट्रीब्यूशन है। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? एग का। टोटल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जाइगोट में वो मदर सेल से यानी ओहम से या एग सेल से ही आता है। फादर का जो गैमेट है या जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसमें कोई पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का स्पर्म कंट्रीब्यूट नहीं करता है। एग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सीएस साइटोप्लाज्म जो होता है वो मदर सेल से ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मदर सेल का ही होता है। स्पर्म का जो होता है वो होता है सिर्फ न्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस। ठीक है। तो बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये सही है, दोनों का भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ आता है तो डिप्लॉइड सेल बनता है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। एग जो है वो कंट्रीब्यूट करता है साइटोप्लाज्म को, माइटोकॉन्ड्रिया को और न्यूक्लियस को। डी बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट सेंट्रियोल।
So this is incorrect because only the sperm contributes for centriole. वो sperm होता है जो कि centriole contribute करता है. सिर्फ स्पर्म होता है जो कि सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एग सेल का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है. सो देखते हैं यहाँ पर हमें बी और सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पर ए बी दिया है जिसमें ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी और सी, बी में दिया है तो ये करेक्ट है. सी डी, ए बी सी डी. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट statements regarding the contributions of the materials for the formation of zygote after fertilization. ठीक है. Next question, question number 5. Question number 5. Question number 5 is most of the organ systems, that is whose organogenesis in fetus, they are formed by the end of most of organs or organ systems, that is organogenesis in fetus. इसको ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस इन फीटस are formed by the end of are formed by the end of dash. So options given are A, first trimester, second trimester, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में ये होता है कंप्लीट. सेकेंड ऑप्शन हमें दिया है सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी नेक्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद होता है, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. लास्ट गिवन इज फर्स्ट मंथ, डी दिया है फर्स्ट मंथ. तो कौन से मंथ में या कौन से पीरियड के एंड में पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं? तो हमें पता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ही क्या होते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में ही क्या होता है, पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज one of the following most important aspect of fertilization, probably one of the most important aspect of fertilization, probably first acrosome reaction, second first is acrosome reaction, second is fertilizing, anti-fertilizing,
रिएक्शन, ठीक है। सी गिवन इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम और द एग सेल। जैसे ही अटैचमेंट होता है, जैसे ही स्पर्म अटैच होता है तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम होता है। एंड द लास्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ। देखो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ तो ये तो ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर ही हो जाता है, ड्यूरिंग इजैकुलेशन। हमें पूछा है फर्टिलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन का पूछा है। So acrosome reaction is an important part of fertilization. Fertilizing, anti-fertilizing ये फर्स्ट स्टेप होता है जब ओवम और एग सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। जैसे ही इंटरेक्शन होता है तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम होता है, जो कि ओवम का फर्दर मियोसिस कंप्लीट होता है। मियोसिस सेकेंड में जो ओवम रेस्ट कर रहा है या अरेस्टेड है, उसका एक्टिवेशन होके वो अपना जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट कर लेता है। मियोसिस में, मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में वो अरेस्टेड है, तो मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है, उसके बाद एनाफेज 2 कंप्लीट होता है, टीलोफेज 2 कंप्लीट होता है, ठीक है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये पूरी स्टेज जो होती है वो एक्टिवेशन ऑफ ओवम में होती है, और उसके बाद ही कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होता है। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ एक्चुअली ये मेल बॉडी में ही हो जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। सो एक्टिवेशन ऑफ ओवम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द और एस्पेक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? एक्टिवेशन ऑफ ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Next question is, in the process of fertilization, the fertilization membrane is secreted because in the process of fertilization, the fertilization membrane, एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इसमें सिक्रीट होता है, इज सिक्रीटेड बिकॉज। तो इसका क्या रीजन है, क्यों सिक्रीट होता है? ऑप्शंस गिवन आर, it checks the entry of more sperms after fertilization, it checks the entry of more sperms आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ज्यादा स्पर्म यहाँ पर पॉलीस्पर्मी नहीं होना चाहिए, वो चेक करते हैं, ये मेम्ब्रेन चेक करता है ये सब कुछ। ऑप्शन बी गिवन इज, इट चेक्स द एंट्री ऑफ एंटीजन्स इन ओवम, इट चेक्स द एंट्री ऑफ एंटीजेंस इन ओवम। ओवम में एंटीजन नहीं आना चाहिए, इसलिए ये मेम्ब्रेन बनता है, ऐसा इसका मतलब है। सी इज, इट हेल्प्स टू लेफ्ट आउट द टेल ऑफ द स्पर्म, इट हेल्प्स टू लेफ्ट आउट द टेल ऑफ द स्पर्म। हेल्प करता है कि स्पर्म का टेल जो है वो निकल जाए, इसलिए ये हेल्प करता है। डी ऑप्शन गिवन इज, इट रिप्रेजेंट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म, इट रिप्रेजेंट्स
It represents the plasma membrane of sperm. Plasma membrane of sperm. Sperm का plasma membrane ये represent करता है, ठीक है। ये definitely ये गलत है, ठीक है। देखते हैं, हम एक एक चेक करते हैं। So it checks the entry of more sperm after fertilization. जो मेम्ब्रेन सिक्रेट होता है एक्चुअली वो ज्यादा स्पर्म इसमें आएंगे नहीं, या उसको प्रिवेंट करने के लिए वो मेम्ब्रेन सिक्रेट होता है, ठीक है। ये पॉलीस्पर्मी कहा कहलाता है, इसको पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए ये मेम्ब्रेन बन जाता है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन बन जाता है ओवम के ऊपर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिस मेम्ब्रेन की वजह से अब और ज्यादा स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, वो उसको रिपेल कर देता है। इसका मतलब ये चेक करता है एंट्री ऑफ मोर स्पर्म, और इट चेक्स द पॉलीस्पर्मी, ये पॉलीस्पर्मी को चेक करता है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। इट चेक्स द एंट्री ऑफ एंटीजन्स इन द ओहोम। वो एंटीजन एंट्री को रोकने के लिए यहाँ पर आता है क्या? सो ऑलरेडी उसमें इतने एंजाइम्स है कि जो एंटीजन्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका बेसिक फंक्शन एंटीजन को चेक करना नहीं है। It helps to left out the tail of the sperm. So it has nothing to do with the tail of the sperm. उसको निकालने के लिए उसमें कोई स्पर्म की जो टेल है उसको निकालने में इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज it represents the plasma membrane of sperm. So this is also incorrect statement. So correct is option A is the correct reason behind the formation of fertilization membrane after fertilization. क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमें स्टेटमेंट से बताना है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है। Union of diploid spermatozoa with diploid ovum. So it is union of diploid spermatozoa with diploid ovum to form diploid zygote. To form diploid zygote. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये दिया है। सेकेंड इज यूनियन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म, हैप्लॉइड ओवम, हैप्लॉइड zygote. Union of haploid sperm with haploid ovum to form haploid zygote. Option C given is union of haploid sperm, haploid ovum, union of haploid sperm with haploid ovum to form diploid zygote. And D option is union of diploid sperm with haploid ovum. Union of diploid sperm with haploid ovum to form diploid zygote. Diploid zygote.
डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। वी नो दैट फर्टिलाइजेशन इज यूनियन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों भी स्पर्म एंड ओवम क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे। हैप्लॉइड गैमेट जब फ्यूज करेंगे, जहां जैसे यहाँ पर दिया है यूनियन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म, जैसे स्पर्म हैप्लॉइड है और ओवम भी हैप्लॉइड है, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, तो इससे क्या बनेगा, 2n जो कि एक जाइगोट है ये बनेगा, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। यूनियन ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मेटोजुआ विथ डिप्लॉइड ओवम, डिप्लॉइड होता ही नहीं है स्पर्मेटोजुआ और डिप्लॉइड ओवम अगर एक साथ मिलेंगे तो टेट्राप्लॉइड ही बनेगा, जाइगोट टेट्राप्लॉइड ही होगा, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉइड स्पर्म या डिप्लॉइड ओवम होते नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। यूनियन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म विथ हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म हैप्लॉइड जाइगोट, तो जाइगोट हैप्लॉइड नहीं बनेगा, जाइगोट तो डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है, 2n बनेगा। Union of haploid sperm with haploid ovum to form diploid zygote. So this is correct. Union of diploid sperm with haploid ovum. So sperm diploid नहीं होगा, ये भी incorrect होगा, ठीक है। So the correct option is option C. एक बार चेक कर लीजिए, C option is correct option, ठीक है। Next question, question number 9. Question number 9 is, following are given reproductive events in humans. Question number 9, following are the reproductive events in human. Following given are the reproductive events in humans, ठीक है। तो कौन कौन से इवेंट्स हमें दिए गए हैं, गिवन आर, ए फर्टिलाइजेशन, बी पार्चुरेशन, ए फर्टिलाइजेशन, बी पार्चुरेशन, सी gestation, D given is gametogenesis, implantation, E implantation, and last F is insemination. तो हमें इसका सीक्वेंस देखना है, और सीक्वेंस पहले तो हम इसका सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंस के बाद जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए, क्वेश्चन पूछा गया है, इफ वी अरेंज द अबोव इवेंट्स इन सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस, इफ वी अरेंज द गिवन इवेंट्स इन सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस, उनके ऑकरेंस को अगर हम सीक्वेंस देखेंगे, देयर ऑकरेंस, then the third and fifth events will be, then third and fifth events will be, कौन सा होगा थर्ड और फिफ्थ इवेंट, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। सो ऑप्शंस गिवन आर ए, एफ एंड सी, डी एंड ई, एफ एंड सी, डी एंड ई, C option given is A and C, A and C, and D option is F and D, F
एंड डी। ठीक है, इस तरह से हमें ये दिया गया है। थर्ड और फिफ्थ हमें देखना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका सीक्वेंस लगा लेते हैं। फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, जस्टेशन, गैमेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन, इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले जो होगा वो तो इंसेमिनेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, अब इसमें सबसे पहले, सॉरी इंसेमिनेशन नहीं होगा, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो गैमेट फॉर्म होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनने के बाद ही इंसेमिनेशन होगा, यानी सीमेन का इजैकुलेशन होगा। सो दिस इज सेकेंड इवेंट। इसके होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो दिस इज थर्ड इवेंट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही क्या होगा, इम्प्लांटेशन यानी फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, वो जाइगोट इम्प्लांट होगा, तो ये फोर्थ इवेंट होगा। इम्प्लांटेशन के बाद उसका जस्टेशन होगा, मतलब वो डेवलप करेगा, उस डेवलपमेंट पीरियड को हम बोलते हैं जस्टेशन। सो दिस इज फिफ्थ स्टेप। और फिर जस्टेशन कंप्लीट होने के बाद ही पार्चुरेशन होगा, तो ये सिक्स्थ स्टेप है। ठीक है, पूछा गया है कि थर्ड और फिफ्थ कौन सा है, तो इसमें देखिए थर्ड कौन सा है, फर्टिलाइजेशन, और फिफ्थ कौन सा है, जस्टेशन। सो ए और जो सी है, ठीक है, ए और सी ये इवेंट्स होंगे थर्ड और फिफ्थ। यहाँ पर देखो एफ एंड सी दिया है, हमें ए और सी चाहिए, डी ई दिया है, ए सी दिया है। सो दिस इज करेक्ट आंसर। ए एफ डी दिया है, ठीक है, ऑल दीज आर इनकरेक्ट। थर्ड एंड फिफ्थ विल बी ए एंड सी। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस देखिए आप क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन इन यूटेरस, gestation that is development of the embryo, and last one is the parturition। parturition मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, बेबी का डिलीवरी जब होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उसके लिए टर्म है parturition। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत से कॉन्सेप्ट्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है, वो हमें हमारा जो पार्ट है वो बाकी है अभी, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और जो एमसीक्यूज है वो, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।